हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप जगत के पार्ट 3 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हमने ब्रायोफाइट्स की हम बात कर रहे थे और हमने ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र देख लिया था। बिल्कुल, हमने किसकी बात कर रहे थे बच्चों? हम ब्रायोफाइट्स की, और ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण और जीवन चक्र हमने देख लिया था। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि इनका जो जीवन चक्र है वो कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जो जीवन चक्र है ब्रायोफाइट्स का वो कैसा होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसका मतलब उसमें अगुणित अवस्था भी होगी, जिसे हम युग्मकोद्भिद या गेमीटोफाइट कहते थे, और इनमें डिप्लॉइड अवस्था, द्विगुणित अवस्था भी होती है, जिसे हम बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट भी कहते थे, है ना भाई। तो हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में अगुणित अवस्था युग्मकोद्भिद भी होती है, द्विगुणित अवस्था बीजाणुद्भिद भी होती है, और दोनों अगुणित और द्विगुणित अवस्था दोनों इनके जीवन चक्र में देखी जाती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र। हां, हमने यह भी देख लिया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो प्रभावी अवस्था थी, मैंने आपसे कहा था कैसे याद रखोगे, मकान किसका है, मकान मालिक कौन था, गेमीटोफाइट या युग्मकोद्भिद, और किराए पर कौन रह रहा था, स्पोरोफाइट। यानी स्पोरोफाइट है वो पोषण और आवास के लिए किस पे निर्भर होता है, गेमीटोफाइट या युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। और इस जीवन चक्र को अपन ने ब्रायोफाइट्स में क्या नाम दे दिया था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए क्योंकि अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं दोनों ब्रायोफाइट्स में देखी जाती हैं। फिर आज हम क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के वर्ग की। बिल्कुल सही। तो ब्रायोफाइट्स में बच्चों हम दो प्रमुख वर्ग पढ़ेंगे, एक जिसे हम कहते हैं लिवरवर्ट्स, और लिवरवर्ट्स को हम और किस नाम से जानते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में एक लिवरवर्ट्स का वर्ग आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, हेपेटिकॉप्सिडा, और दूसरे आते हैं हमारे पास मोसेस, जिनको हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में हां एक तीसरा वर्ग भी होता है, एंथोसेरोस, जिसे हम एंथोसेरोप्सिडा कहते हैं, लेकिन वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप दो मुख्य वर्ग ब्रायोफाइट्स में याद रखेंगे, एक लिवरवर्ट्स जिसे हम कहते हैं हेपेटिकॉप्सिडा, और दूसरे जिसे हम कहते हैं मोसेस या ब्रायोप्सिडा। तो पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों, लिवरवर्ट्स या हेपेटिकॉप्सिडा के लक्षणों की बात करेंगे, और फिर हम मोसेस या ब्रायोप्सिडा की बात करेंगे। पहली चीज आपको याद रखनी है कि लिवरवर्ट्स या हेपेटिकॉप्सिडा के उदाहरण। तो लिवरवर्ट्स या हेपेटिकॉप्सिडा में हम दो उदाहरण पढ़ते हैं, बिल्कुल सही, रिक्सिया और मर्केंशिया। ठीक है, तो रिक्सिया और मर्केंशिया किसके उदाहरण हो गए भाई, लिवरवर्ट्स के एग्जाम्पल्स या हेपेटिकॉप्सिडा। सबसे पहली चीज तो इनको सर लिवरवर्ट्स या हेपेटिकॉप्सिडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका आकार, इनका जो मुख्य पादप काय होती है वो हमारे यकृत या लिवर जैसी होती है। हमारे लिवर की संरचना के आकार जैसे ही लिवरवर्ट्स या रिक्सिया और मर्केंशिया दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, लिवरवर्ट्स या हेपेटिकॉप्सिडा। तो सबसे पहले बच्चों हम ब्रायोफाइट्स में किसकी बात करेंगे, लिवरवर्ट्स की। अब लिवरवर्ट्स को हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, हेपेटिकॉप्सिडा। इसमें मैंने पहले तो बिल्कुल एक उदाहरण तो क्या होगा, मर्केंशिया, और दूसरा उदाहरण क्या है, रिक्सिया। अब मर्केंशिया का जो डायग्राम है बच्चों वो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल हां,
ठीक है बच्चों, ये मर्केंशिया का जो है मेरे पास दो मैंने संरचनाएं बनाई हैं, एक जिसे कहते हैं मेल थैलस और एक जिसे कहते हैं फीमेल थैलस। हाँ, एनसीईआरटी ने मर्केंशिया में मेल और फीमेल थैलस दे रखे हैं। कहने के लिए थैलस है, लेकिन काय में विभेदन चालू हो चुका है ना। ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य काय है उसमें विभेदन प्रारंभ हो चुका है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने इसको थैलस लिख दिया है। खैर, इससे क्या मालूम चल रहा है? पहली चीज हमको मालूम चल रही है बच्चों कि मर्केंशिया में नर पादप अलग है और मादा पादप अलग है। मेल अलग है, फीमेल अलग है। मतलब मर्केंशिया में नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है। एक ही पादप पे नर और मादा अंग दोनों नहीं हैं। इसीलिए मर्केंशिया क्या कहलाता है? डायईशियस। डायईशियस का मतलब नर पादप और मादा पादप अलग है। ये आर्कीगोनियोफोर है, मतलब ये मादा लैंगिक अंग है, और ये एंथरीडियोफोर है। एंथरीडियोफोर यानी नर लैंगिक अंग, और ये आर्कीगोनियोफोर है जिसे हम कहते हैं मादा लैंगिक अंग। तो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मर्केंशिया है, मर्केंशिया किसका उदाहरण है? डायईशियस पादप का। डायईशियस पादप का मतलब है जैसे हम हैं, नर अलग है, मादा अलग है, नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है, नर पादप मादा पादप दोनों अलग अलग हैं, इसे कहते हैं डायईशियस मर्केंशिया। लेकिन जो रिक्सिया होता है, हां, रिक्सिया की अधिकांश जातियां बच्चों आपको ध्यान रखना है कैसी होती हैं? मोनोइशियस। मतलब रिक्सिया का जो पादप है उसमें नर और मादा लैंगिक अंग, नर और मादा लैंगिक संरचनाएं एक ही पादप पर होती हैं। तो मर्केंशिया आपको ध्यान रखना है क्या है बच्चों? डायईशियस। लेकिन रिक्सिया की जो अधिकांश जातियां हैं वो मोनोइशियस है, मतलब नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पादप पर पाए जाएंगे। अब मर्केंशिया और रिक्सिया हमने देख लिए, लिवरवर्ट्स के उदाहरण तो हो गए। इसमें लिवरवर्ट्स क्या हो गया आपके पास? मर्केंशिया डायईशियस हो गया और रिक्सिया क्या हो गया? मोनोइशियस। अब हम लिवरवर्ट्स के लक्षणों की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले लिवरवर्ट्स के लक्षणों में एक एक करके सबसे पहला लक्षण अपन देखेंगे बच्चों कि लिवरवर्ट्स में जो राइजोइड्स होते हैं, हां, राइजोइड जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मूलाभास। तो राइजोइड्स जो हैं लिवरवर्ट्स के, यानी रिक्सिया और मर्केंशिया में जो राइजोइड्स होते हैं वो एक कोशिकीय होंगे और अशाखित। तो राइजोइड्स जो हैं वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय व अशाखित, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर और अनब्रांच्ड। तो पहला लक्षण जो लिवरवर्ट्स यानी रिक्सिया और मर्केंशिया हैं, ब्रायोफाइट्स के उदाहरण हैं, तो इनमें राइजोइड्स होंगे, मूल रूपी संरचना या मूलाभास, एक कोशिकीय होंगे और अशाखित होंगे, पहला लक्षण। दूसरा बच्चों, ये जो लिवरवर्ट्स है ना, इनकी जो मुख्य काय है वो अधर और पृष्ठीय रूप से चपटी होती है। मतलब अधरीय हिस्सा मतलब मैंने कहा था नीचे वाला, और पृष्ठीय हिस्सा मतलब पीछे वाला यानी ऊपर वाला। तो पृष्ठीय और अधरीय हिस्सा जो होता है रिक्सिया और मर्केंशिया जैसे लिवरवर्ट्स का, वो चपटा होगा। चपटा होने के साथ साथ उसमें शल्क पाए जाते हैं। शल्क या स्केल्स किस हिस्से पर होंगे? अधरीय भाग पर उपस्थित। तो रिक्सिया और मर्केंशिया पर आपको क्या मिलेंगे? अधरीय भाग मतलब नीचे की तरफ शल्क या स्केल्स मिलेंगे जो बहुकोशिकीय होते हैं, और ये किसमें काम करते हैं? सुरक्षा में। ये ब्रायोफाइट्स को क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो दो लक्षण देखें अपन ने लिवरवर्ट्स के। लिवरवर्ट्स मतलब मर्केंशिया या रिक्सिया की बात करूं, ये थैलस है।
तो थैलस में आपके पास एक कोशिकीय क्या होंगे, राइजोइड्स, ये मूलाभास। ये तो अपन ने क्या बना दिए, एक कोशिकीय मूलाभास। और इसके साथ साथ कुछ बहुकोशिकीय क्या होंगे, शल्क भी होंगे। और जो बहुकोशिकीय शल्क या स्केल्स होंगे वो क्या काम करेंगे, सुरक्षा प्रदान करने में काम करेंगे। ठीक है, लिवरवर्ट्स में। फिर नेक्स्ट चीज ये है बच्चों कि लिवरवर्ट्स का जो बीजाणुद्भिद है, हां, लिवरवर्ट्स का जो बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट है, ठीक है, वो किसमें विभेदित होगा, फुट, सीटे और कैप्सूल में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ना, ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणुद्भिद बनेगा वो होगा तो बेचारा, लेकिन वो किसमें विभेदित होगा, 3 हिस्सों में विभेदित होगा, फुट, सीटे और कैप्सूल। तो बीजाणुद्भिद जो है वो फुट, सीटे और कैप्सूल में विभेदित होता है। तो ब्रायोफाइट्स में जो क्या है, बीजाणुद्भिद की संरचना है वो किसमें विभेदित है, फुट, सीटे और कैप्सूल में विभेदित होती है। अब इसमें आपको याद रखना है बच्चों, जो कैप्सूल है ना, यही जनन में काम करता है। तो ये जनन सक्षम यानी फर्टाइल भाग है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर ही बीजाणु होंगे, वही बीजाणु मियोसिस के द्वारा नया युग्मकोद्भिद बनाएंगे। तो जनन की संरचना में कौन काम करता है, कैप्सूल जनन सक्षम है। फुट और सीटे, ये तो कैसी संरचना है, बांझ या स्टराइल संरचना है। ठीक है, तो बीजाणुद्भिद जो है किसका, लिवरवर्ट्स की बात हो रही है। लिवरवर्ट्स का जो बीजाणुद्भिद है वो किस हिस्सों में विभेदित है, 3 हिस्सों में विभेदित है भाई। किस किस हिस्सों में विभेदित है, फुट, सीटे और कैप्सूल। इसमें से जो कैप्सूल वाला भाग है वही जनन सक्षम है, क्योंकि उसी के अंदर बीजाणु होते हैं। वही बीजाणु आगे मियोसिस दर्शाते हैं और अंकुरन के द्वारा नया ब्रायोफाइट बनाएंगे। और फुट और सीटे कैसे हैं, बांझ या स्टराइल भाग हैं। फिर आपको याद रखना है, रिक्सिया जो है, लिवरवर्ट्स में 2 उदाहरण हैं, रिक्सिया और मर्केंशिया। उसमें रिक्सिया जो पादप है ब्रायोफाइट, ये सबसे सरल पादप है, सबसे सरल ब्रायोफाइट है। और इसके बीजाणुद्भिद में केवल कैप्सूल पाया जाता है। तो रिक्सिया जो पादप है लिवरवर्ट, उसके बीजाणुद्भिद में केवल कैप्सूल पाया जाता है, फुट और सीटे नहीं पाए जाते। इसका मतलब पादप जगत में सबसे सरलतम बीजाणुद्भिद किसका होगा, रिक्सिया का। देखो भाई, हम ब्रायोफाइट्स, शैवाल हमने पढ़ी ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में अपन ने देखा प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद है, बीजाणुद्भिद बेचारी अवस्था है। आगे जब अपन टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे पादपों का विकास होता जाएगा, फिर प्रभावी अवस्था जो है वो बीजाणुद्भिद होती जाएगी। मतलब ये जो किराएदार था ना ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में, ये अपनी बड़ी इमारत बना लेगा, ये प्रभावी अवस्था बन जाएगा बीजाणुद्भिद, और युग्मकोद्भिद बेचारा बनने लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तो ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है। तो ब्रायोफाइट्स में तो मुख्य अवस्था युग्मकोद्भिद है और बीजाणुद्भिद बेचारी है। उसमें भी रिक्सिया का जो बीजाणुद्भिद है उसमें फुट और सीटे भी नहीं होता, केवल क्या है, कैप्सूल। तो सबसे सरलतम बीजाणुद्भिद किसका हो गया, रिक्सिया का। तो आपको नेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है भाई, हां, रिक्सिया के बीजाणुद्भिद में यानी स्पोरोफाइट में केवल क्या उपस्थित है, कैप्सूल। ठीक है, तो रिक्सिया का जो बीजाणुद्भिद है, रिक्सिया के बीजाणुद्भिद में केवल क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। इसका मतलब अतः पादप जगत में सरलतम बीजाणुद्भिद का मतलब है सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट।
है ना। पादप जगत में सरलतम बीजाणुद्भिद या सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट रिक्सिया का ही होता है। ठीक है, और अपन ने यह भी देख लिया था कि बीजाणुद्भिद किस पे निर्भर होता है पोषण और आवास के लिए, युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है, वो भी हमने देख लिया था। फिर नेक्स्ट लक्षण क्या होगा भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट लक्षण, लिवर वर्ड्स में जो कायिक जनन है वो खंडन से होगा। बिल्कुल, कायिक जनन है वो तो खंडन या फ्रैगमेंटेशन से होता है। लिवर वर्ड्स की बात हो रही है, लिवर वर्ड्स में जो कायिक जनन है वो खंडन, मतलब रिक्सिया हो, मर्केंशिया हो, उसकी मुख्य काय टुकड़ों में टूटेगी और हर टुकड़ा जो है वो नया ब्रायोफाइट बना देगा। लैंगिक जनन जो है, या सबसे पहले तो अलैंगिक जनन देखें बच्चों। हां, अलैंगिक जनन या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें अलैंगिक जनन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विशेष रूप से संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हैं गैमा कप्स। हां, ये क्या है? देखो भाई, ये अपन ने डायग्राम बनाया बच्चों लिवर वर्ड्स का, मर्केंशिया का। इसमें ये जो संरचनाएं हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? गैमा कप्स, है ना बच्चों। ये संरचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? गैमा कप्स कहते हैं। तो ये क्या है? ये छोटी कलिकाएं हैं बच्चों, बड्स। ये हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं होती हैं जो मुख्य पादप से पृथक होती हैं और पृथक होकर एक नया पादप बना देती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है भाई? मेल और फीमेल थैलस, जैसे मर्केंशिया है, रिक्सिया में भी होंगे। रिक्सिया में ऐसे कप आकार की कलिकाएं होती हैं जिसे गैमा कप्स कहते हैं। हरे रंग की होंगी, बहुकोशिकीय होंगी और अलैंगिक कलिकाएं हैं। ये क्या करेंगी? ये मुख्य लिवर वर्ड से अलग होंगी, पृथक होंगी, और मुख्य लिवर वर्ड से अलग या पृथक होने के बाद नया ब्रायोफाइट बना देंगी। तो क्या ध्यान में रखना है भाई? गैमा कप्स। गैमा कप्स क्या हैं? गैमा कप्स हरे बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं हैं, होती हैं जो पृथक होकर नया ब्रायोफाइट बनाती हैं। ठीक है, तो आपके पास लिवर वर्ड्स, हम किस लक्षणों की बात कर रहे हैं बच्चों? लिवर वर्ड्स के लक्षणों की बात कर रहे हैं। लिवर वर्ड्स में जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के लिए गैमा कप्स नामक संरचनाएं हैं, हरे रंग की होंगी, बहुकोशिकीय होंगी, कलिकाएं होती हैं, मुख्य ब्रायोफाइट से पृथक अलग होती हैं और नया ब्रायोफाइट बना देती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट लक्षण क्या होता है बच्चों? बीजाणु का निर्माण तो होता ही है जीवन चक्र में। जो कैप्सूल है, रिक्सिया का हो या मर्केंशिया का, उसके कैप्सूल के अंदर बीजाणु होते हैं, तो वो बीजाणु का प्रकीर्णन भी होता है। तो बीजाणु प्रकीर्णन के लिए मर्केंशिया में आपको क्या याद रखना है? मर्केंशिया में विशिष्ट संरचनाएं या मर्केंशिया में विशिष्ट आर्द्रगाही कोशिका समूह पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेटर्स। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इलेटर्स। क्या है? इधर ध्यान देंगे बच्चों। अगर मैं एक बीजाणुद्भिद की संरचना बनाऊं, ठीक है, अगर मैं बीजाणुद्भिद की संरचना बनाऊं तो उसमें मैंने आपसे कहा बच्चों फुट, सीटे और कैप्सूल होता है। ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ड्स की बात हो रही है, तो ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ड्स में बीजाणुद्भिद फुट, सीटे और कैप्सूल से बना है। हां, ये आपके पास कुछ इस तरह की संरचना है।
ये कैप्सूल है, ये सीटें है और ये फुट है। फुट, सीटें और कैप्सूल से क्या बना होता है? बीजाणुद्भिद। अब इस कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर आपको क्या मिलते हैं? बीजाणु मिलते हैं। ये बीजाणु मियोसिस करेंगे, मियोसिस से अगुणित बीजाणु बनाएंगे और वो बीजाणु फिर कैप्सूल से बाहर निकलकर मृदा में जाएंगे, अंकुरित होंगे और नया ब्रायोफाइट बनाएंगे, है ना। जीवन चक्र में कैप्सूल है, कैप्सूल में बीजाणु है, बीजाणु में क्या होगा? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन और अगुणित बीजाणु बनेंगे और ये कैप्सूल से निकलकर मृदा पर जाकर नया ब्रायोफाइट बनाएंगे। तो कैप्सूल फटेगा तभी तो बीजाणु निकलेंगे। ये बीजाणु कैप्सूल से कैसे निकलेंगे? जब कैप्सूल फटेगा। तो कैप्सूल को फाड़ने में एक विशिष्ट आर्द्रग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें इलेटस कहते हैं और ये किसमें काम करते हैं? बीजाणु प्रकीर्णन में कार्य करते हैं। बीजाणु प्रकीर्णन का मतलब किसमें काम करते हैं? स्पोर डिस्पर्सल में। किसमें काम करेंगे? स्पोर डिस्पर्सल में। आर्द्रग्राही है। कैसे? वायु में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, मॉइस्चर, उसको ग्रहण करेंगे, आर्द्रता को ग्रहण करके फूलेंगे और फूलकर फट जाएंगे और फट जाएंगे तो ये बीजाणु कैप्सूल से बाहर निकलकर प्रकीर्णन दर्शाएंगे। ये संरचना, ये इलेटस जो हैं वो किसमें पाए जाएंगे? मर्केंशिया में। किसमें पाए जाएंगे बच्चों? मर्केंशिया। तो देखो भाई, हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे। ब्रायोफाइट्स में अपन ने सबसे पहले किसकी बात की है? लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स है, हेपेटिकोप्सिडा कहते हैं, इसमें रिक्सिया और मर्केंशिया अपन पढ़ते हैं। पहला लक्षण मैंने बताया, मर्केंशिया में नर और मादा पादप अलग अलग हैं, रिक्सिया में नर और मादा संरचनाएं एक ही पादप पर हैं। तो पहला लक्षण मैंने आपको क्या बताया कि मर्केंशिया तो डाइशियस है, नर पादप अलग, मादा पादप अलग। रिक्सिया जो होता है वो मोनोइशियस होता है, मतलब एक ही पादप पे नर और मादा लैंगिक संरचनाएं होंगी। अब सारे लक्षण जो हैं वो अपन लिवरवर्ट्स के देख रहे हैं। किसके लक्षण देख रहे हैं? लिवरवर्ट्स के। सबसे पहला लक्षण अपन ने देखा मूलाभास। लिवरवर्ट्स में होगा, एक कोशिकीय है, अशाखित है। फिर और क्या होता है लिवरवर्ट्स में? लिवरवर्ट्स में शल्क या स्केल्स मिलेंगे, वो स्केल्स अधर्य भाग पर होंगे और सुरक्षा में काम करेंगे। फिर जो बीजाणुद्भिद है लिवरवर्ट्स का, वो बीजाणुद्भिद किससे बना हुआ है? फुट, सीटें और कैप्सूल से बना है। उसमें जनन में बीजाणु किसमें बनते हैं? कैप्सूल के अंदर। तो कैप्सूल जनन सक्षम या फर्टाइल भाग है और फुट और सीटें जो हैं वो बांझ या स्टराइल भाग हैं। फिर मैंने कहा कि जो रिक्सिया पादप है, रिक्सिया पादप का जो बीजाणुद्भिद है उसमें फुट और सीटें नहीं होते, केवल कैप्सूल है। तो सबसे सरलतम बीजाणुद्भिद पूरे पादप जगत में किसका हो गया? रिक्सिया का हो गया। फिर लिवरवर्ट्स में अपन ने कायिक जनन देखा, खंडन से होता है। अलैंगिक जनन के लिए कलिकाएं पाई जाती हैं, अलैंगिक कलिकाएं जिसे हम गेमाकप्स कहते हैं। फिर अपन ने देख लिया कि मर्केंशिया में विशेष प्रकार की आर्द्रग्राही कोशिकाएं होती हैं, ईद इलेटस, जो आर्द्रता या नमी को अवशोषित करती हैं और बीजाणु को बाहर निकालने में या प्रकीर्णन में मदद करती है। अंत में बच्चों आपको अगर याद होगा तो जब मैंने आपको जीवन चक्र बताया था, जब अपन ने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जीवन चक्र देखा था, तो कैप्सूल में 2n है, कैप्सूल में क्या पाए जाते हैं? बीजाणु पाए जाते हैं 2n। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा मियोसिस। मियोसिस से अब ये अगुणित बीजाणु बनाएंगे, इनका अंकुरन होगा और अंकुरन से नया युग्मकोद्भिद बनेगा। ठीक है ना बच्चों? यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैप्सूल जो है, कैप्सूल के अंदर बीजाणु होंगे 2n। ये बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस करके अगुणित बीजाणु बनाएंगे और ये अंकुरन युग्मकोद्भिद बना देगा अंकुरन के द्वारा। और आपको याद होगा बच्चों, तो मैंने अंकुरन के ब्रैकेट में लिखा था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष,
है ना। पिछले लेक्चर में जब अपन ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र बताया था या बनाया था, तो हमने क्या बात की थी कि अंकुरन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष। तो लिवरवर्ट्स के अंदर आपको याद रखना है, लिवरवर्ट्स मतलब रिक्सिया और मर्केंशिया में, रिक्सिया और मर्केंशिया जो लिवरवर्ट्स है उनमें जो बीजाणु का अंकुरन है वो सीधे यानी प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब बीच में या मध्य में कोई और संरचनाएं नहीं बनती, मध्य में बीच में कोई और विशेष संरचनाएं नहीं बनेंगी। केवल जो लिवरवर्ट्स है रिक्सिया और मर्केंशिया वो अंकुरन कर जाएंगे, और अंकुरन के द्वारा किस प्रकार का अंकुरन होगा? प्रत्यक्ष अंकुरन होगा। तो सर अप्रत्यक्ष अंकुरन क्यों लिखा? अप्रत्यक्ष अंकुरन अब आगे बताऊंगा जो मोसेस में देखा जाएगा। ठीक है, तो लिवरवर्ट्स में ब्रायोफाइट्स के दो प्रमुख वर्ग हैं। अभी अपन ने किसकी बात की है? लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स में अपन ने सबसे पहले मूलाभास या राइजोइड्स की बात की। मूलाभास या राइजोइड्स में मैंने कहा वो एक कोशिकीय या अशाखित हैं, शल्क उपस्थित हैं, अलैंगिक जनन में गैमा कप्स मिलेंगे, सबसे सरलतम बीजाणुद्भिद रिक्सिया का मिलेगा, और मर्केंशिया में इलेटर्स मिलेंगे बीजाणु प्रकीर्णन के लिए। और अंत में मैंने आपको बता दिया कि लिवरवर्ट्स जो है रिक्सिया और मर्केंशिया, उसमें अंकुरन कैसा होगा? प्रत्यक्ष। बीजाणु सीधे युग्मकोद्भिद बना देंगे, मध्य में कोई संरचना नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो बात अपन ने किसकी कर ली बच्चों? लिवरवर्ट्स की। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे मोसेस की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? मोसेस। अब पहली चीज बच्चों, ये हमने ब्रायोफाइट्स की बात की है, तो ब्रायोफाइट्स में अपन ने यही तो देखा, लिवरवर्ट्स और हेपेटिक ऑप्सिडा के लक्षण तो देख लिए, रिक्सिया और मर्केंशिया। अब अपन किसकी बात करेंगे? मोसेस या ब्रायोप्सिडा की। तो मोसेस या ब्रायोप्सिडा में उदाहरण कौन कौन से आएंगे? बहुत सारे उदाहरण आएंगे भाई। स्फैग्नम आएगा, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, डेंड्रोसेरोस, ये सब किसके उदाहरण आते हैं? मोसेस के। ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला लक्षण तो आपको याद रखना है, मोसेस जो हैं वो विकसित ब्रायोफाइट्स हैं, है ना भाई। ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स भी हैं, लिवरवर्ट्स के साथ मोसेस भी हैं। लिवरवर्ट्स जो हैं वो सरल ब्रायोफाइट्स हैं, और अधिक विकसित ब्रायोफाइट्स किस में आ जाते हैं? मोसेस। तो मोसेस का मतलब है, पहला लक्षण तो ये सबसे विकसित ब्रायोफाइट्स हैं। ठीक है, तो सबसे विकसित ब्रायोफाइट्स कौन से हो गए भाई हमारे पास? सबसे विकसित ब्रायोफाइट्स हो गए मोसेस, पहला लक्षण। दूसरा, मोसेस के अंदर जो मूलाभास या राइजोइड्स हैं, हां, राइजोइड्स या जो मूलाभास है ना, वो अब बहुकोशिकीय और शाखित हो जाएंगे। बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेल्यूलर और शाखित। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया भाई? मोसेस की बात हो रही है। मोसेस सबसे विकसित ब्रायोफाइट्स है, मतलब लिवरवर्ट्स से ज्यादा विकसित है। फिर इनका पहला विकास क्या है? वहां पर लिवरवर्ट्स के अंदर जो मूलाभास या राइजोइड्स थे वो एक कोशिकीय थे और अशाखित। यहां पर राइजोइड्स क्या हो गए? बहुकोशिकीय और शाखित हो गए, पहला। दूसरा, हां, मोसेस में आपको, मोसेस में दो संरचनाएं दे रखी है बच्चों एनसीईआरटी में। एक तो आपको फ्यूनेरिया की संरचना दे रखी है, और एक आपको स्फैग्नम की संरचना दे रखी है। ठीक है, कुछ इस तरह से दे रखा है स्फैग्नम में। ठीक है, तो कुछ संरचना आपको किसकी दे रखी है? स्फैग्नम की संरचना बना रहा हूं मैं बच्चों।
ठीक है, ये आपको एंथरीडियल शाखा है, ये आपके पास आर्कीगोनिया की शाखा है। ठीक है, ऐसा डायग्राम दे रखा है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि जो स्फैग्नम है, एंथरीडिया मतलब नर लैंगिक संरचना और आर्कीगोनिया यानी मादा लैंगिक संरचना, तो एंथरीडिया और आर्कीगोनिया यानी नर और मादा लैंगिक संरचना एक ही पादप पर है ना। इसका मतलब ये मॉसेस जो हैं वो अधिकांश रूप से क्या होंगे? मोनोइशियस। अधिकांश रूप से क्या होंगे भाई? मोनोइशियस होंगे। फ्यूनेरिया का भी डायग्राम दे रखा है, उसमें आपको बीजाणुद्भिद दे रखा है पहले। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है? बीजाणुद्भिद। हां, युग्मकोद्भिद दे रखा है पहले। तो युग्मकोद्भिद में ये पत्तियां हैं, और फिर बीजाणुद्भिद उस पर है। ये कैप्सूल, सीटे, फुट, ये युग्मकोद्भिद है, एन, बीजाणुद्भिद है 2n, और ये सारी पत्तियां हैं। तो क्या लक्षण है? देखो बच्चों, एनसीईआरटी ने ये दो डायग्राम्स किस लिए दे रखे हैं, क्या समझाने के लिए? सुन लेना। हम बात कर रहे हैं मॉसेस की। मॉसेस क्या है? सबसे विकसित ब्रायोफाइट्स हैं। अब मॉसेस में दो डायग्राम क्यों दे रखे हैं, ध्यान से सुनेंगे। दो डायग्राम किस कारण दे रखे हैं, सुन लेंगे। सबसे पहली चीज, फ्यूनेरिया इसलिए दे रखा है ताकि यह आप पता कर सको कि बीजाणुद्भिद जो है वो युग्मकोद्भिद के ऊपर ही रहता है। किस पर आश्रित है? बीजाणुद्भिद जो है वो युग्मकोद्भिद पर आश्रित है। बीजाणुद्भिद, फुट, सीटे और कैप्सूल वो युग्मकोद्भिद के ऊपर ही रहते हैं, यह समझाने के लिए। फिर स्फैग्नम का संरचना दे रखी है यह बताने के लिए कि नर और मादा लैंगिक अंग, आर्कीगोनिया यानी मादा लैंगिक अंग, एंथरीडिया यानी नर लैंगिक अंग, नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पादप पर होते हैं यानी मोनोइशियस है ये। और एक और लक्षण बताने को है। जब अपन ने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था बच्चों, तो मैंने आपसे कहा था ब्रायोफाइट्स की जो मुख्य काय है वो विभेदित होना प्रारंभ हो गई है। विभेदित होना प्रारंभ हो गई है मतलब मॉसेस में तो विभेदित मिलेगी आपको, और विभेदित होना प्रारंभ हो गई है, और तने रूपी, पत्ती रूपी संरचनाएं बताई थी मैंने। इनफैक्ट मॉसेस में पत्तियां आने लग जाती हैं। ठीक है, मॉसेस में तो आपको क्या आने लग गई? पत्तियां। तो पत्तियां तो सर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी पादपों में होती है। इसमें क्या नई चीज है? नई चीज है, पहली बार आई है, चलो ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर चीज क्या है कि पत्तियां जो हैं वो उसके युग्मकोद्भिद में आई हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, आगे हम और विकसित पादप पढ़ेंगे। सारे विकसित पादपों में पत्तियां हैं, लेकिन उनमें पत्तियां बीजाणुद्भिद अवस्था में होती है, क्योंकि उनमें प्रभावी अवस्था ही बीजाणुद्भिद होती है। तो प्रभावी अवस्था कौन सी है? बीजाणुद्भिद है। बीजाणुद्भिद अवस्था में पत्तियां मिलेंगी किसमें? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट्स में पहली बार पत्तियां आ गई, ठीक है, लेकिन पत्तियां भी किस अवस्था में आई? युग्मकोद्भिद में। युग्मकोद्भिद में ही क्यों आई? क्योंकि प्रभावी अवस्था कौन सी है? प्रभावी, मुख्य प्रभावी अवस्था कौन सी है ब्रायोफाइट्स में? युग्मकोद्भिद। इसका मतलब ब्रायोप्सिडा के जो मॉसेस है ना बच्चों, ये मॉसेस एकमात्र ऐसे पादप हैं जिनकी पत्तियां या जिनमें पत्तियां हैं युग्मकोद्भिद अवस्था में। ठीक है,
भाई पत्तियां तो सर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, पत्तियां तो सब में होती हैं। हां होती हैं, लेकिन पत्तियां युग्मकोद्भिद अवस्था में केवल किस में मिलेंगी? मॉसेस में। ठीक है, और ये डायग्राम में एनसीईआरटी ने स्पष्ट भी कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, नेक्स्ट लक्षण में मॉसेस एकमात्र ऐसे पादप हैं जिनमें या जिनके युग्मकोद्भिद में, ठीक है, मॉसेस एकमात्र ऐसे पादप हैं जिनके युग्मकोद्भिद में पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो जिनके युग्मकोद्भिद में क्या पाई जाती हैं? पत्तियां पाई जाती हैं। अच्छा, एक लक्षण और बता रहा हूं बच्चों, वो सिर्फ बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं आता क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, सुन लेना। ये जो अपन मॉसेस की बात कर रहे हैं, ध्यान से, मॉसेस का जो बीजाणुद्भिद है वो भी फुट, सीटे और कैप्सूल में विभेदित है। सेम लक्षण जो लिवरवर्ट्स में था। लिवरवर्ट्स का जो बीजाणुद्भिद था वो भी फुट, सीटे और कैप्सूल में विभेदित था। रिक्सिया अलग था क्योंकि रिक्सिया में केवल कैप्सूल था। लेकिन मॉसेस का जो बीजाणुद्भिद है वो भी 3 हिस्सों में, फुट, सीटे और कैप्सूल में विभेदित है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो मॉसेस है ना, उसमें से कुछ मॉसेस का जो कैप्सूल है ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। हां, जब अब अगर आप आगे बॉटनी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बीजाणुद्भिद है मॉसेस का, उसमें जो कैप्सूल है वो काफी मॉसेस में प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो काफी मॉसेस में कैप्सूल अगर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है तो वो अपना भोजन तो खुद बना सकता है, केवल आवास के लिए ही युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए एक बिंदु है वो बता रहा हूं। नीट में ऐसा नहीं पूछेंगे क्योंकि नीट में आपको ऐसा कुछ नहीं, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा। सिर्फ इतना कह रखा है कि मुख्य प्रभावी अवस्था जो है वो बीजाणुद्भिद है, मुख्य प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद है और बीजाणुद्भिद बेचारी अवस्था है जो उस पर निर्भर है। लेकिन फिर भी आपके पॉइंट या इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, मॉसेस में भी, सारे नहीं, कुछ मॉसेस के बीजाणुद्भिद में जो कैप्सूल है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ठीक है, मॉसेस जो हैं, मॉसेस में जो बीजाणुद्भिद अवस्था है उसमें जो कैप्सूल है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो वो भोजन के लिए तो युग्मकोद्भिद पे निर्भर नहीं है, केवल आवास के लिए निर्भर है। ठीक है, तो ये खैर ये आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। हमारे लेवल पर आपको पता होना चाहिए, नीट और एम्स के लेवल के लिए, कि जो बीजाणुद्भिद अवस्था है वो बेचारी है, वो किस पे निर्भर करेगी? वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलो भाई, फिर नेक्स्ट लक्षण क्या हो गया? मॉसेस, ये बात हो गई। फिर दूसरा लक्षण आपको याद होना चाहिए कि मॉसेस के अंदर बीजाणु प्रकीर्णन के लिए, मॉसेस में बीजाणु प्रकीर्णन हेतु ठीक है, मॉसेस में बीजाणु प्रकीर्णन हेतु विस्तारित संरचनाएं पाई जाती हैं, या जिसे हम कहते हैं विस्तारित क्रियाविधि होती है। कैसी? और उन क्रियाविधि को अपन किस नाम से जानते हैं? पेरिस्टोमियल दांत या पेरिस्टोमियल टीथ। क्या मतलब है बच्चों? इधर देखेंगे। ठीक है भाई, देखो, अपन ने लिवरवर्ट्स देखे थे। लिवरवर्ट्स में अपन ने मर्केंशिया देखा था। मैंने कहा था मर्केंशिया के अंदर विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, इलेटर्स, जो आर्द्रता ग्रहण करती हैं, उनकी कोशिकाएं, फटता है,
जिससे बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। इसी प्रकार मोसेस के अंदर भी जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर ऐसे दांत रूपी संरचना है, कैप्सूल में ऐसे दंत रूपी संरचना होती है, पेरिस्टोमियल टीथ। ये खुलती है और खुलने पर बीजाणु का प्रकीर्णन देखा जाता है। तो लिवरवर्ट्स में, मर्केंशिया में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए क्या मौजूद है? इलेटर्स। और मोसेस में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए क्या मौजूद है? पेरिस्टोमियल टीथ नामक संरचना मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, यह बात कर ली। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, हां, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही चीज है भाई। देखो, आपके पास कैप्सूल होगा, बिल्कुल कैप्सूल था, बीजाणुद्भिद अवस्था, उसके अंदर बीजाणु यानी स्पोर्स हैं, 2n बिल्कुल हैं, उनमें मियोसिस होगा और मियोसिस से आपके पास अगुणित बीजाणु बनेंगे जो अंकुरन के द्वारा क्या बना देते हैं? युग्मकोद्भिद बना देते हैं। यही पढ़ा था ना अपन ने। कैप्सूल जो है, कैप्सूल में बीजाणु हैं, बीजाणु में अर्धसूत्रीय विभाजन से अगुणित बीजाणु बनेंगे, अंकुरन और युग्मकोद्भिद। लिवरवर्ट्स में अपन ने क्या पढ़ा? लिवरवर्ट्स में पढ़ा कि यह अंकुरन प्रत्यक्ष सीधे होगा, सीधे बीजाणु युग्मकोद्भिद बना देंगे। लेकिन मोसेस में ये जो बीजाणु का अंकुरन है, बीजाणु का अंकुरन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होगा। कैसा अंकुरन होगा भाई? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट अंकुरन। यही तो फर्क है, वहां पर प्रत्यक्ष हो रहा था, यहां पर अप्रत्यक्ष। मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब है अब यहां पर मध्य अवस्थाएं बनेंगी। कैसे? ये स्पोर या बीजाणु है, इसमें दो अवस्थाएं बनती हैं, ध्यान से सुनेंगे। प्रोटोनिमा अवस्था और लीफी अवस्था, और फिर जाकर क्या होगा? युग्मकोद्भिद बनेगा। क्या? ध्यान से। इसे अपन ने क्या कह दिया? अप्रत्यक्ष अंकुरन। ठीक है, पहली चीज तो हम किसकी बात कर रहे थे? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अंकुरन। जो लिवरवर्ट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर जो लिवरवर्ट्स हैं, उनमें अंकुरन कैसा होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अंकुरन का मतलब है बीजाणु सीधा मृदा में जाएंगे, सॉइल में गिरेंगे और सीधा नया युग्मकोद्भिद या ब्रायोफाइट बना देंगे। ठीक है, लेकिन मोसेस विकसित हैं, अधिक विकसित हैं, तो मोसेस के अंदर बीजाणु जो हैं वो अप्रत्यक्ष अंकुरन यानी मध्य अवस्थाएं बनाएंगे, फिर युग्मकोद्भिद बनेगा। तो पहली चीज तो कौन कौन सी मध्य अवस्था बनेगी, ये याद रखना है। कई सारे सवाल इस पे बन सकते हैं। तो बीजाणु जब अंकुरन से युग्मकोद्भिद बनाएगा ना, तो मध्य में दो अवस्थाओं का निर्माण होगा। मतलब बीजाणु सबसे पहले एक अवस्था बनाएगा प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा के बाद बनाएगा एक लीफी अवस्था पत्तियों की, और फिर क्या बनेगा? युग्मकोद्भिद। तो आपको क्या याद रखना है? पहली चीज, मोसेस में जब बीजाणु का अंकुरन होगा, बीजाणु के अंकुरन से जो युग्मकोद्भिद बनेगा, तो वो अंकुरन अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा मतलब मध्य अवस्थाएं बनेंगी। कौन कितनी मध्य अवस्थाएं बनेंगी? दो बनेंगी, प्रोटोनिमा और लीफी अवस्था। उसके बाद क्या बनेगा? युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट चीज, प्रोटोनिमा अवस्था हो या लीफी अवस्था हो, दोनों अगुणित ही हैं। प्रोटोनिमा अवस्था, लीफी अवस्था दोनों ही अगुणित हैं, क्योंकि किससे बन रही है? बीजाणु से, अगुणित बीजाणु से। तो क्या होता है?
मान लो एक अगुणित बीजाणु है, वो मृदा में, सॉइल में गिर गया। अब वो सॉइल में गिरा, मृदा में गिरा, तो लिवरवर्ट्स के अंदर तो वो सीधे युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देगा, प्रत्यक्ष अंकुरन। लेकिन मोसेस में क्या होगा? मोसेस में इस बीजाणु से सबसे पहले एक रेंगती हुई अवस्था बनेगी। क्या बनेगी? एक रेंगती हुई तंतुमय संरचना। तो रेंगती हुई तंतुमय संरचना बनेगी, जिसे प्रोटोनेमा अवस्था कहेंगे। और इसमें कायिक जनन, खंडन के द्वारा जनन होगा। इसमें फिर खंडन के द्वारा जनन होगा। ठीक है, इसके हल्के हल्के टुकड़े होंगे और उस खंडन से क्या से बनेगी नेक्स्ट अवस्था? लीफी। तो बीजाणु है, बीजाणु ने सबसे पहले अंकुरन चालू करा, अंकुरन चालू करा तो एक रेंगती हुई तंतुमय संरचना का निर्माण किया, जिसे अपन ने कह दिया प्रोटोनेमा। फिर इस प्रोटोनेमा अवस्था में क्या हुआ भाई? खंडन यानी फ्रैगमेंटेशन। और खंडन या फ्रैगमेंटेशन से क्या बनी? लीफी अवस्था। लीफी अवस्था मतलब अब यह सीधी खड़ी अवस्था है। ठीक है, इसमें पत्तियों का निर्माण होगा। पत्तियों का निर्माण तो होगा ना। क्यों होगा पत्तियों का निर्माण? क्योंकि मोसेस के युग्मकोद्भिद में पत्तियां होती हैं और लैंगिक अंग बनेंगे। क्या बनेंगे? लैंगिक अंग, एंथरीडिया और आर्कीगोनिया। जब तक लैंगिक अंग नहीं बनेंगे तब तक युग्मकोद्भिद नहीं बन सकता ना। तो लीफी अवस्था सीधी या खड़ी अवस्था है, मतलब मकान तैयार हो रहा है भाई। पत्तियों का निर्माण हो गया और एंथरीडिया और आर्कीगोनिया बन गए, और इस अवस्था से किसका निर्माण हो गया? युग्मकोद्भिद का। ये किसकी बात हो रही है तो ब्रायोफाइट्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स में कौन से ब्रायोफाइट्स? लिवरवर्ट्स नहीं है, मोसेस हैं। तो मोसेस में बीजाणु का अंकुरन कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। ये अप्रत्यक्ष है। बीजाणु सीधे युग्मकोद्भिद नहीं बनाएंगे। बीजाणु से युग्मकोद्भिद बनने में दो मध्य अवस्थाएं आएंगी। पहली आएगी प्रोटोनेमा अवस्था, जिसमें रेंगती हुई तंतुमय संरचना होगी, खंडन होगा। खंडन से क्या बनेगी? लीफी अवस्था। यह सीधी खड़ी अवस्था है, पत्तियों का निर्माण होगा, लैंगिक अंग एंथरीडिया आर्कीगोनिया बनेंगे, और क्या बन जाएगी? युग्मकोद्भिद अवस्था। तो यह अप्रत्यक्ष अंकुरन किसमें देखा जाएगा भाई? ये मोसेस में देखा जाएगा। किसमें? मोसेस में देखा जाएगा। फिर उदाहरण की बात करें भाई मोसेस की। हां, तो मोसेस के उदाहरण मोसेस के उदाहरण में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको याद रखना है स्फैग्नम। स्फैग्नम को हम पीट मॉस या बॉग मॉस भी कहते हैं। पॉलीट्राइकम, इसे हेयर कैप मॉस भी कहते हैं। फ्यूनेरिया, रोप कॉर्ड मॉस, दाउसोनिया, ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। और डेंड्रोसेरोस, है ना भाई। तो ये आपको किसके उदाहरण याद रखने हैं? ब्रायोफाइट्स के उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या क्या उदाहरण है भाई? मोसेस के उदाहरण की बात हो रही है। तो मोसेस में अपन ने कौन कौन से उदाहरण देख लिए? कौन कौन से उदाहरण अपन ने देख लिए? स्फैग्नम हमने देख लिया, फ्यूनेरिया हमने देख लिया, डाउसेनिया, डेंड्रोसेरोस, पॉलीट्राइकम, ये सब किसके उदाहरण हैं? मोसेस के। तो देखो बच्चों, अपन ने किसकी बात कर ली है? ब्रायोफाइट्स की। अपन ने बात की ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र, तो अपन ने पिछले लेक्चर में देख ही लिया था। मोसेस ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण, ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र अपन ने पूरा किसमें देख लिया था? पिछले लेक्चर में। फिर आज अपन ने ब्रायोफाइट्स को दो अवस्थाओं में विभेदित किया, दो वर्गों में मुख्य रूप से।
कौन से दो वर्गों में? लिवरवर्ट्स में और मॉसेज में। लिवरवर्ट्स के लक्षण अपन ने देखे, तो लिवरवर्ट्स में और मॉसेज में क्या क्या अंतर आपको देखने में आ गए? लिवरवर्ट्स में सबसे पहले तो ये कम विकसित है, मॉसेज जो हैं वो अधिक विकसित हैं। ठीक है, लिवरवर्ट्स में मूलाभास राइजोइड्स जो हैं वो एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। मॉसेज में जो राइजोइड्स या मूलाभास हैं बहुकोशिकीय और शाखित होते हैं। फिर लिवरवर्ट्स में अपन ने देखा पत्तियां नहीं मिलती। लिवरवर्ट्स तो सरलतम ब्रायोफाइट्स हैं, इसमें कोई पत्तियां नहीं मिलती। मॉसेज में आपको पत्तियां मिलेंगी उसके युग्मकोद्भिद में। फिर अपन ने देखा मर्कैंशिया जो है लिवरवर्ट्स में वो डाइशियस है, नर और मादा पादप अलग अलग होते हैं। लेकिन मॉसेज में अपन ने देखा स्फैग्नम मेनली मोनोइशियस है, यहां पर रिक्सिया भी मोनोइशियस है, एक ही पादप पे नर और मादा लैंगिक अंग दोनों होते हैं। फिर दोनों में समान चीज यह है कि दोनों का जो बीजाणुद्भिद है वो बेचारा है और दोनों का बीजाणुद्भिद फुट, सीटे और कैप्सूल में विभेदित है। सरलतम बीजाणुद्भिद रिक्सिया का है क्योंकि उसमें केवल कैप्सूल है। और अंत में अपन ने मुख्य अंतर, अच्छा अंत से पहले मर्कैंशिया में बीजाणु प्रकीर्णन के लिए अपन ने देखे इलेटर्स हैं। बीजाणु प्रकीर्णन के लिए इलेटर्स होते हैं और यहां पर बीजाणु प्रकीर्णन के लिए पेरिस्टोमियल दांत, टीथ होते हैं। फिर अपन ने देखा लिवरवर्ट्स में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के लिए गैमा कप्स आपको किसमें मिलेंगे? लिवरवर्ट्स में मिलेंगे। और अंत में अपन ने देखा जब बीजाणु का प्रकीर्णन होता है ना, बीजाणु का जब प्रकीर्णन होगा तो लिवरवर्ट्स में बीजाणु का अंकुरन जब होगा तो वो प्रत्यक्ष होगा। बीजाणु सीधे युग्मकोद्भिद बना देंगे, प्रत्यक्ष अंकुरन लिवरवर्ट्स में होगा। लेकिन जब हम मॉसेज की बात करते हैं तो मॉसेज में जो बीजाणु का जो अंकुरन है वो अप्रत्यक्ष होता है, बीच में प्रोटोनिमा अवस्था और लीफी अवस्था निर्मित होती है। फिर देखो बच्चों, देखो अभी तक अपन ने भले ही लिवरवर्ट्स देखे उसमें बीजाणु बने, अपन ने मॉसेज देखे मॉसेज में बीजाणु बने, तो ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स हो या मॉसेज हो, सारे के सारे ब्रायोफाइट्स में जब बीजाणु बनते हैं ना तो वो एक ही जैसे बीजाणु होते हैं, एक ही आकार के बीजाणु होते हैं, यानी सब के सब ब्रायोफाइट्स सम बीजाणुता दर्शाते हैं। तो याद क्या रखना है, सभी ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है सम बीजाणुता दर्शाते हैं। ठीक है, तो सभी ब्रायोफाइट्स जो हैं, सभी ब्रायोफाइट्स किसका उदाहरण है भाई? होमोस्पोरस या सम बीजाणुता दर्शाते हैं। सारे के सारे ब्रायोफाइट्स क्या हैं? सम बीजाणुता या होमोस्पोरस होते हैं, एक ही तरह के बीजाणु। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बीजाणु बन रहे हैं, कोई बड़े बीजाणु बन रहे हैं, सब एक ही आकार के बीजाणु बनाते हैं। सब ब्रायोफाइट्स सम बीजाणुता या होमोस्पोरस हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व आता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व अपन देख रहे हैं। अब देखो भाई, शैवाल अपन ने देखा था 50% प्रकाश संश्लेषण तो कौन करता है? शैवाल करती है। आगे अपन टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे टेरिडोफाइट्स में तो बहुत सारे औषधियां, उनकी जो औषधियां के रूप में वो यूज होते हैं, सजावट में यूज होते हैं टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के भी और अलग अलग महत्व हैं, फल मिलते हैं, बीज मिलते हैं। इन सब की तुलना में, मतलब पादप जगत में शैवाल, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन सब की अगर अपन तुलना करें ना तो इन सब की तुलनात्मक रूप से सबसे कम आर्थिक महत्व किसका होता है? ब्रायोफाइट्स का। तो पादपों में से सबसे कम
आर्थिक महत्व किसका है भाई? ब्रायोफाइट्स का है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स की किसकी बात हो रही है भाई? ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व की बात हो रही है। तो पादपों में से हम बात करें, पादपों में से शैवाल 50% प्रकाश संश्लेषण करती है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महत्व है। टेरिडोफाइट्स औषधियों के रूप में यूज होता है, सजावट में यूज होता है। जिम्नोस्पर्म्स के बीज काम में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स के बीज और फल काम में आते हैं। तो इन सब का तो बहुत आर्थिक महत्व है। इन सब की तुलना में सबसे कम आर्थिक महत्व ब्रायोफाइट्स का है। पर क्या ब्रायोफाइट्स का है भाई? फिर भी पहला तो जो स्फैग्नम है, हां, स्फैग्नम को अपन ने क्या कहा था बच्चों? पीट मॉस या बॉग मॉस। क्यों कहा? क्योंकि ये स्फैग्नम को जब हम सुखा देते हैं, सुखाने के बाद ये एक सॉइल कंडीशनर के रूप में काम करती है। हां, ये मृदा में अगर डाल दो तो जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है मृदा की। काफी बार पैकिंग मटेरियल के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं। पैकिंग मटेरियल के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये सारा का सारा जल अवशोषण कर लेती है। तो अगर पैकिंग मटेरियल के अंदर कोई ऐसा सामान है जो जल से खराब हो सकता है, तो हम पैकिंग मटेरियल के लिए स्फैग्नम यूज करते हैं, क्योंकि सारा का सारा जल यही अवशोषित कर लेती है और किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाने से बच जाता है। तो स्फैग्नम या जो बॉग मॉस है ना बच्चों, तो इसका जो सूखी स्फैग्नम जो है वो मृदा के जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, तो स्फैग्नम जो है वो इसका मुख्य क्या है भाई? कि वो उसमें जल अवशोषण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो इसको पैकिंग मटेरियल के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सॉइल कंडीशनर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मृदा की अवशोषण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता बढ़ा देती है। फिर दूसरा क्या होता है बच्चों? याद है अनुक्रमण में अपन ने पढ़ा था, अनुक्रमण में जो सबसे पहली जाति स्थापित होती है लाइकेंस थे, पढ़ा था लाइकेंस में। तो लाइकेंस के बाद मॉसेस आ जाती हैं। इसका मतलब लाइकेंस के साथ साथ ये जो मॉसेस है ना, ब्रायोफाइट्स, ये भी अनुक्रमण में पाइनियर जातियां हैं। तो लाइकेंस के साथ मॉसेस अनुक्रमण में पायनियर स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो स्फैग्नम का देख लिया, लाइकेंस। अच्छा, तीसरा मैंने बताया था बच्चों, ब्रायोफाइट्स में संवहनीय उत्तक होते नहीं हैं। ब्रायोफाइट्स में संवहनीय उत्तक नहीं होते हैं, इसका मतलब इनकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती है, छोटी हाइट होती है, और ये चादर के रूप में बिछे होते हैं। जैसे लिवरवर्ट्स तो चादर के रूप में बिछे होते हैं, स्फैग्नम थोड़े थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन घास जैसे चादर के रूप में बिछे होते हैं। तो घास के रूप में बिछे होते हैं, इसलिए मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, है ना। जब ये नीचे चादर के रूप में बिछे हुए हैं तो मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, एक सेकेंड अलग से क्यों देखें भाई। तो इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले गया भाई मैं, हाँ ठीक है। तो तीसरा बिंदु क्या है, याद रखना है भाई, मृदा अपर्दन से बचाव, या मृदा अपर्दन को मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं बच्चों, सॉइल इरोजन, मृदा अपर्दन से बचाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या हो गए, ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स के आर्थिक महत्व हैं। वैसे तो सभी पादपों से तुलना करें तो इनका आर्थिक महत्व बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो आर्थिक महत्व में इनके काम हैं वो अपन ने देख लिए। क्या क्या है, स्फैग्नम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, पीट मॉस या बॉग मॉस इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जल अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है। काफी बार इस स्फैग्नम के जो जीवाश्म होते हैं ना, वो ईंधन के रूप में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। और लाइकेंस के साथ जो मॉसेस हैं वो अनुक्रमण में पहली जातियां होती हैं जो स्थापित होती हैं, और क्योंकि ये चादर के रूप में बिछे होते हैं बच्चों, इसलिए ये क्या करते हैं,
मृदा अपर्दन या सॉइल इरोजन से बचाने में भी काम करते हैं। ठीक है भाई, तो बात कर लें, हमारे पास ब्रायोफाइट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में फिर याद रखना, अपन ने सामान्य ब्रायोफाइट्स के लक्षण देख लिए थे, ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र हैप्लोडिप्लॉन्टिक देख लिया था। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है, याद रखना, ब्रायोफाइट्स ये सब काम आएंगे आगे। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब याद रखने हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ब्रायोफाइट्स का जीवन काल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि इसमें एक अगुणित अवस्था, हैप्लॉइड अगुणित अवस्था युग्मकोद्भिद भी है, द्विगुणित अवस्था बीजाणुद्भिद भी है। तो अगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था दोनों हैं, युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद दोनों अवस्थाएं हैं, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक चक्र। लेकिन मकान मालिक, ज्यादा प्रभावी मुख्य अवस्था तो युग्मकोद्भिद है। बीजाणुद्भिद केवल किराएदार है, कुछ समय के लिए उसके ऊपर रह रहा है और पोषण और आवास के लिए उस पर निर्भर है। बीजाणुद्भिद है किससे बना हुआ? फुट, सीटे और कैप्सूल से बना हुआ है। लेकिन मुख्य या प्रभावी अवस्था कौन सी होगी? युग्मकोद्भिद अवस्था होगी। और फिर अपन ने बेसिकली इसके बाद हमने ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स की और किसकी बात की भाई? लिवरवर्ट्स और मॉसेस की बात की। लिवरवर्ट्स में रिक्सिया मर्केंशिया उदाहरण हैं और मॉसेस। ज्यादा विकसित कौन से हैं? मॉसेस हैं। और हमने उनके लक्षण, उनके उदाहरण और आर्थिक महत्व देख लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ब्रायोफाइट्स तो हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।